हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। आज की वीडियो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर होने वाली है। आपका एग्जाम क्लियर हो गया है या भी आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग फेज में हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी एक सिलेक्शन का एक अहम फेज होता है। तो इसमें कौन टाइप के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, किस टाइप की मिस्टेक्स चल जाती हैं या मिस्टेक्स हैं तो उनको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, ये सब आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो एंड तक जरूर देखिए, पूरा प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे ये डीवी की वीडियो जीएसटी इंस्पेक्टर की है जो मुझे पोस्ट मिली है, बट अधिकतर डिपार्टमेंट में सेम ही प्रोसेस फॉलो होता है लगभग, तो ये लगभग सभी के लिए चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना, जिससे आपके सारे डाउट डीवी से रिलेटेड क्लियर करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड है हमारा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो फर्स्ट इज आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, इन तीनों में से एक कोई भी चल सकता है। नहीं, दो इनमें से कोई दो आपको वहां पर ले जाना होगा। जो मेरा नोटिफिकेशन आया था उसमें आधार एंड पैन दोनों का लिखा था मैं, बट तीनों लेकर गया था। तो यदि आपके ये बने नहीं हो तो पहले से बनवा लीजिए। सेकंड एडमिट कार्ड, जो आपका एग्जाम होता है प्री मेंस उसका, और आपको एक डीवी के लिए लेटर आता है तो उसका भी एक एडमिट कार्ड टाइप का रहता है, उसको ले जाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वो लेकर जाना है, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं एसएससी की वेबसाइट पर। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म, एक मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट्स। इन सबको मैं डिटेल्स में आगे डिस्कस करने वाला हूं, एक एक सर्टिफिकेट्स की एक एक डिटेल्स। तो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, टेक्स्ट बुक की तरफ से 29 मार्च को रात 12 AM से 1 AM तक एक स्पेशल ऑफर आया है, प्राइस इंक्रीजिंग एवरी मिनट। यानी कि रात के 12 बजे से आपको जो पास प्रो है टेक्स्ट बुक का, वो सबसे लोएस्ट प्राइस में मिलने वाला है। तो आप जरूर ऑनलाइन रहिएगा, इसकी वेबसाइट या ऐप पर चेक करते रहिएगा। एकदम लोएस्ट प्राइस 12 बजे, और 12 बजे के बाद एक एक मिनट के बाद इसके प्राइस इंक्रीज होते जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक कोई पास परचेज नहीं किया है किसी भी प्लेटफॉर्म का, तो आप ये जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट का आपके सिलेक्शन में एक अहम रोल होने वाला है। और टेक्स्ट बुक आपको सबसे बेटर और सबसे रिलेवेंट मॉक्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जरूर चेक करिए। और टेक्स्ट बुक के इस पास प्रो को परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड AIR01 भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको ये पास प्रो सबसे लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। आगे बढ़ें, और आगे मैं बता दूं आपको कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो रिजल्ट आया, उसमें से AIR2, AIR4, AIR8, AIR9, AIR10, इसके साथ ही टॉप 20 जो रैंकर्स थे ऑल इंडिया टॉपर्स, उसमें से 13 स्टूडेंट्स ने जो टेक्स्ट बुक है उसका पास प्रो परचेज कर रखा था। इसके साथ ही CHSL में जो टॉप 10 सिलेक्शन हुए, उसमें से टॉप 6 जो स्टूडेंट्स थे, और मैं खुद AIR1 SSC CHSL का, तो बहुत सारे स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के पास परचेज करते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत ही रिलेवेंट मॉक्स और एकदम कम प्राइस पर मॉक्स मिलते हैं आपको अदर प्लेटफॉर्म के मुकाबले। तो यदि कोई पास वगैरह आपके पास या सब्सक्रिप्शन नहीं है किसी प्लेटफॉर्म का, तो टेक्स्ट बुक का जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम जो CGL आने वाला है उसमें केवल 3 मंथ का समय बचा है। तो 90 दिन में आपको मिनिमम 100 प्लस मॉक्स लगाने ही हैं। इसके कुछ समय बाद मैं अपने ही टेलीग्राम चैनल पर डेली टेस्ट के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, उससे जुड़ जाइए। उसमें मैं आपको टारगेट देता हूं कि आपको कब कौन सा मॉक लगाना है। तो यदि आपके पास अभी ये अवेलेबल नहीं है तो इसको जरूर परचेज कर लीजिएगा। लिंक वगैरह मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो बढ़ें आगे, देखते हैं डिटेल्स में सारे डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आता है आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड में आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड एंड पैन कार्ड।
आप साथ में वोटर आईडी भी ले जा सकते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? फर्स्ट इज नेम स्पेलिंग एरर। तो आपके जो एक कार्ड हैं, आइडेंटिटी कार्ड दोनों, इनमें से आपके नेम की स्पेलिंग दोनों में करेक्ट होनी चाहिए एकदम। यदि नहीं है तो अभी मौका है, अभी से करेक्ट करवा लीजिए। एंड सेकेंड इज डेट ऑफ बर्थ की एरर। ये दोनों आपके कम से कम इन दोनों में दो आइडेंटिटी कार्ड में सेम होनी चाहिए, और जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से नेम, आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये एकदम करेक्ट होना चाहिए। यदि नहीं भी है तो अभी करेक्ट करवा लीजिए, आपके पास अगली बार के लिए टाइम है। यदि अदर स्टूडेंट भी हैं जिनका भी डीबी रह गया है वो भी करेक्ट करवा लें। बाकी मदर एंड फादर नेम, इनमें आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। यदि एफिडेविट नहीं भी है तो भी उधर काम चल सकता है। खैर मैंने मेरी 12th की मार्कशीट में जो मदर नेम है उसमें थोड़ा सा एरर था, तो उन्होंने बोल दिया कि एफिडेविट नहीं भी होता तो भी चल जाता। बट आप रिस्क नहीं लीजिए और एफिडेविट बनवा लीजिए यदि कोई मिस्टेक है। एड्रेस में थोड़ी बहुत एरर है, आराम से चल जाएगा। और ये ओरिजिनल लेके जाना है या फोटोकॉपी, तो आपको ये कम से कम 2 ये तो ओरिजिनल ही लेके जाना है, और बाद में इनकी फोटोकॉपी वगैरह भी लगती हैं तो वो भी लेके जाइए, मैं आगे बताऊंगा मैं। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड्स कौन कौन से लेके जाना है। आपका प्री का एडमिट कार्ड, एक मेंस का एडमिट कार्ड और डीवी लेटर आता है। आपके पास एक मेल आता है, उसमें लिखा होता है कि आपका जो डीबी का प्रोसेस है भाई किधर होगा एंड कितने टाइम होगा, किस डेट को होगा, ये वगैरह। तो ये तीनों आपके पास प्रिंट फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट कौन कौन से लगते हैं। हाई स्कूल मार्कशीट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होता है। जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को हाई स्कूल की मार्कशीट से ही मैच करवाते हैं। एंड सेकेंड, इंटर की मार्कशीट। तो इंटर की मार्कशीट कुछ स्टूडेंट्स की मेरे इधर चेक की और कुछ की नहीं थी, तो हाँ इसके बिना भी काम चल गया। बट आप लेके जाइए और इसकी कॉपीज़ वगैरह जो आगे बताऊंगा मैं वो भी लेके जाइए। एंड पास सर्टिफिकेट, आपको एक मार्कशीट मिलती है स्कूल से एंड पास सर्टिफिकेट्स अलग से दिया जाता है, लेकिन जो यूपी बोर्ड है उसमें जो मार्कशीट होती है उसी के साथ ही पास सर्टिफिकेट अटैच होता है। तो यूपी बोर्ड को अलग से, यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को अलग से पास सर्टिफिकेट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यदि सीबीएसई या अदर बोर्ड से हैं तो सीबीएसई बोर्ड में पास सर्टिफिकेट अलग से चलता है, तो उसको लेकर जाना पड़ता है। मैंने 10th यूपी बोर्ड से की थी तो उसमें मेरा पास सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन 12th में मुझे पास सर्टिफिकेट अलग से मिला था तो उसको मेरे साथ लेकर गया था, तो ये भी आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। तो ग्रेजुएशन में एक होती है लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट या ईयर चलते हैं तो लास्ट ईयर की मार्कशीट, उसमें सारा सब डेटा दिया रहता है। यदि आप वो भी लेके जाते हैं तो आपका काम चल जाएगा। बट मैं आपको बोलूँगा हर सेमेस्टर की यदि मार्कशीट आपके पास अलग अलग अवेलेबल हैं तो उन सबको लेके जाइए एक साथ, इससे आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे आप लास्ट सेमेस्टर की भी ले जाते हैं तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। नेक्स्ट, डिग्री। तो डिग्री आपके पास आ चुकी है तो वो ले जाइए, या नहीं भी आई है आपकी डिग्री तो आप प्रोविजनल डिग्री ले जा सकते हैं, वहाँ से आप यूनिवर्सिटी से अपनी उसको इशू करवा सकते हैं। यदि नहीं भी है तो बाद में इसको सबमिट कर सकते हैं ज्वाइनिंग के टाइम, वो थोड़ा समय दे देते हैं आपको। आपसे एक फॉर्म भरवा लेते हैं कि मैं इस समय तक इसको सबमिट कर दूंगा, तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। आगे बढ़ें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आप जब आप एसएससी की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं उसमें आप एक फॉर्म होता है। जब आप इनिशियल में जब फॉर्म भरने से पहले आप सारा डेटा डालते हैं तो इस टाइप का कुछ फॉर्म मैंने बिलर कर रखा है, वहाँ से प्रिंट होके जनरेट होता है, तो इसको ले जाना है। इससे आपका कुछ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ वगैरह थोड़ा वेरीफाई करते हैं, तो इसको प्रिंट फॉर्म में ले जा सकते हैं। खैर मेरे इधर तो मोबाइल में भी चल गया था, मैंने पीडीएफ से दिखा दिया था, मेरे पास पीडीएफ थी, बट आप प्रिंटेड ले जाइए
वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ें। कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप किस कैटेगरी से हो? EWS, OBC, SC, ST। तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये मैं लगा रखा है, ए EWS का है एंड ये है OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का। तो ये आपके पास क्रूशियल डेट के पहले के होने चाहिए, यानी कि जब SSC फॉर्म फिल करवाती है तो उससे पहले, यानी कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहती है भाई, क्रूशियल डेट रहती है, फॉर्म में अलग से भी क्रूशियल डेट दी रहती है। तो उससे पहले के आपके ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बट मैं अपने इधर बताऊं तो मेरे इधर ऐसा क्रूशियल डेट वगैरह कुछ चेक नहीं किया था उन्होंने। तो और EWS ये सब सेंट्रल वाले फॉर्मेट, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिससे आपको कोई रिस्क नहीं हो। वैसे शायद चला लें या ना भी चलाएं तो आपको रिस्क नहीं लेना है, इस सेंट्रल फॉर्मेट वाले बनवाना है। आगे बढ़ें। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट उधर से ही आपको एक मेल के फॉर्म में आता है। तो इधर कुछ ऑफिसर्स के नेम दिए हैं, तो आप इनमें से किसी से भी इसको वो करवा सकते हैं। इधर साइन वगैरह, इधर सिग्नेचर होते हैं। तो इतने ऑफिसर दिए रहते हैं आपके स्कूल के, पंचायत के BOD वगैरह, DM, STM या कोई राजकीय इंटर कॉलेज है आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, उधर से आप इनको वो करवा सकते हैं, सिग्नेचर करवा सकते हैं और उसको फिल करवा के आपको सबमिट करना है। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। नेक्स्ट इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हुई थी, तब थोड़ा नोटिफिकेशन में अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके नहीं दिया गया था। तो इधर क्या था कि इधर पे सिग्नेचर करवाने थे बाय 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर्स। तो इसकी 3 जो ये सर्टिफिकेट है, इसकी 3 कॉपी पर एक किसी गजेटेड ऑफिसर से इधर सिग्नेचर करवाने थे और 3 दूसरी कॉपी पर दूसरे गजेटेड ऑफिसर से इधर पे सिग्नेचर करवाने थे। और इसके बाद मतलब 3 सेट बना लिए, उस पर एक गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा लिए और 3 सेट दूसरा बना लिए, उस पर दूसरे से सिग्नेचर करवा लिए। बाद में आपके पास 6 कॉपी बन गई। तो उनको फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर यानी DM, SDM, ADM इनमें से किसी से भी उनको काउंटर साइन यानी कि अटेस्ट करवाना था। तो काफ़ी स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन हो रखा था। वैसे 3 सेट की जगह आप एक मेन कॉपी पर भी इधर गैजेटेड ऑफिसर से एक पर सिग्नेचर करवा लीजिए और दूसरे पर दूसरे से, और उनके 2 या 3 प्रिंट निकलवा लीजिए। ऐसा भी चल सकता है। यदि हो सके तो 3 अलग अलग सेट बना लीजिए और 3 पर एक गजेटेड ऑफिसर से, 3 पर दूसरे गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाइए, उनकी मुहर लगवाइए। इसके बाद 6 कॉपी हो गई। तो उनको DM, SDM या ADM इनमें से किसी से भी उनको अटेस्ट करवाना है, जो इधर दिया गया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यदि नहीं भी आया तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे बढ़ें। तो एक आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये भी आपको मेल पर आ जाता है। जो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे, उधर आप अपना बता दीजिए कि मेरा सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो गया है, तो वो कुछ टेस्ट वगैरह लिख देंगे। तो वो सब टेस्ट करवा के आप वहाँ पे CMO ऑफिस जाएंगे, उधर से इधर पे सिग्नेचर एंड मुहर लगवा सकते हैं। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाना था। कुछ की जगह कुछ स्टूडेंट का मेडिकल उनके DV वाली जगह हुआ है, तो ये थोड़ा अलग अलग हो सकता है। बाकी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, वो लोग बनवा देते हैं। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी आपके कुछ सवाल हैं तो उनके भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो फर्स्ट है, उधर पहुंचकर एग्जैक्ट क्या होता है। तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो मैं जब उधर गया, मेरे पास टाइम दिया था एंड डेट दी थी। तो उस डेट पर और फिक्स टाइम पर मैं अपने सेंटर पहुंच गया। तो उधर टाइम दिया था 9 बजे, बट उधर बहुत सारे स्टूडेंट थे, करीब 150 के करीब। तो मेरा नंबर आया करीब 3 बजे के। हाँ, तो उन लोगों को खैर ऐसा नहीं करना चाहिए था, अलग अलग टाइम स्लॉट देना चाहिए था। बट मैं दिन भर वहीं पर बैठा रहा। इसके बाद
उन्होंने 10 स्टूडेंट्स को बुलाया, एक टेंट लगा हुआ था। हम लोग के जो एडमिट कार्ड आए थे यानी कि डीवी की लेटर, तो उसकी एक प्रिंटेड लेके और जो एक आइडेंटिटी कार्ड वो लेके मैं गया उधर आगे, तो उन्होंने चेक किया और प्रेजेंट लगा दी, यस। इसके बाद जो डीवी के लिए गया मैं, तो वहाँ पे 4 ऑफिसर्स बैठे थे। फर्स्ट के पास गया तो उनने मेरी केवल कॉपी चेक की। उससे पहले उन्होंने हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि हर एक डॉक्यूमेंट के 3-3 कॉपी, एक उन्होंने एक अलग से डॉक्यूमेंट दिया था, उस पर लिखा था किस ऑर्डर में लगानी है। तो पहले जैसे 10th मार्कशीट है तो उसकी 3 कॉपी एक साथ लगा ली, 12th की मार्कशीट की 3 कॉपी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट की 3 कॉपी, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की 3 कॉपी एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट की 3 कॉपी, और अलग से मतलब एक पेपर देते हैं उस पर लिखा रहता है किस ऑर्डर में लगाना है। तो 3-3 कॉपी आपको उसमें अटैच कर देना है और इन सबको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है, यानी कि खुद के सिग्नेचर नीचे कर लेना है। इसके बाद आप 4 लोग बैठे रहेंगे, आपको फर्स्ट के पास दिखाना है तो वे सब केवल कॉपी चेक करेंगे बेशर। फिर उनको एक फाइल में, जो तीसरे बैठे रहेंगे वो उनको एक फाइल बना के देंगे, तो सेकंड वाले उस फाइल को चेक करेंगे और आपके ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट हैं वो भी देखेंगे। इसके बाद वो आपकी फाइल बना के रख देंगे, तो चौथे आपको फाइल को सबमिट कर लेंगे। इतना सा होता है, और मतलब वो लोग काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो उधर जाना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे में, केवल EWS का मेरा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा था। खैर वो सेंट्रल के फॉर्मेट का था, तो बोल रहे थे थोड़ी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बट उतनी ज़्यादा होगी नहीं। नेक्स्ट इज स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये दोनों सही होनी चाहिए एकदम, और बाकी मदर नेम या फादर नेम में कोई मिस्टेक है तो एफिडेविट बनवा लीजिए, आपकी तहसील से बन जाएगा आराम से, इसमें जाना कोई प्रॉब्लम होती नहीं। बस आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये दोनों करेक्ट होना ज़रूरी है 10th की मार्कशीट में और आपकी आधार कार्ड वगैरह में। एंड नेक्स्ट इज स्कूल एंट्री डेट। एक अटेस्टेशन फॉर्म भरवाते हैं, उसमें रहता है स्कूल की एंट्री डेट, तो आप डायरेक्ट ईयर भी फिल कर सकते हैं कि आपने इस ईयर से इस ईयर तक आप इस स्कूल में रहे हैं, तो इसमें भी ज़्यादा कोई नहीं, आपको फिक्स डेट भरने की ज़रूरत नहीं, आप केवल ईयर भर दीजिए। पास सर्टिफिकेट में बता चुका हूँ कि यूपी बोर्ड में पास सर्टिफिकेट अलग से नहीं होता है, CBSE बोर्ड में होता है, और अलग स्टेट्स का मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं अभी, बाकी आप चेक कर लीजिए कि किस में ये पास सर्टिफिकेट अलग से इशू होता है। बर्थ सर्टिफिकेट तो आपकी 10th की मार्कशीट है, उसको ही बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्म में माना जाता है, अलग से बनवाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज निवास, या जिसको बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट SSC में लगता नहीं है, यदि आप किसी अलग रीजन से हो, जैसे कि कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन उधर के साइड लगते हों, इसकी मुझे ज़्यादा नहीं, बाकी नॉर्मल स्टेट से हो आप अलग, बाकी नॉर्मल स्टेट से हो आप अगर, तो उसमें ये निवास यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये मांगते नहीं हैं। ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की आपके पास 6 सेमेस्टर की हो तो ठीक है, नहीं यदि आप इशू करवा सकते हो तो चल जाएगा, बट नहीं भी हो तो आपके पास फाइनल सेमेस्टर की जिसमें सारा डेटा दिया हो भाई होना बिल्कुल ज़रूरी है, तो उसको ले जाइएगा, उससे भी आपका काम चल जाएगा। एंड एक और क्वेश्चन आया है, आप CHSL टॉपर थे बट GST इंस्पेक्टर पोस्ट कैसे मिली? तो इसका ये रिप्लाई है कि मेरा CGL भी निकल गया था, उसमें मेरी 1431 रैंक थी और उस CGL में ही मुझे GST इंस्पेक्टर मिली है। भाई साहब बस CHSL से ये वाली पोस्ट नहीं मिलती है। तो ये थे आपके कुछ सवाल। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि और कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको DV से रिलेटेड प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उधर लेके जाना है, क्या प्रोसेस होता है एकदम, ये भी आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो से समझ में आ गया होगा। और भी कोई रीच हो तो कमेंट करके बताइए। बाकी और किसी अलग टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो वो भी बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, नहीं अच्छे से बोलता हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए
और अगली साल आप भी सिलेक्शन लीजिए, एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचिए, अपनी फैमिली, अपने डिस्ट्रिक्ट और सबका नाम रोशन कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।